Hello everyone, this is me, Jasveer Singh. Welcome in history class. So today we will start second chapter of history. Kings, farmers and towns. So after the completion of first chapter, bricks, beads and bones. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था टोटली कि हड़प्पन काल सिविलाइजेशन के जो टोटल इसके 10 टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए नियरली 5 लेक्चर्स में। तो सेकंड चैप्टर है कि उसके बाद ही वहीं से इसका जो कनेक्शन है जहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ तो उसके कॉजेज कंफर्म नहीं हुए कि किस वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ। तो लेटरली उसके बाद जो नेक्स्ट इराज या नेक्स्ट कल्चर जो शुरू होता है या इंडियन हिस्ट्री में जो नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 6th सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी CE तक, BC से लेके 6th सेंचुरी तक प्रॉपर मीन्स 1200 साल का जो टाइम पीरियड है उसको डिस्कस करेंगे 6th सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी तक। तो उसमें जैसे ही जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका डेक्लाइन हो गया तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई जिसका हमारे पास रिटर्न टेक्स्ट हमारे पास हैं और हमारे पास कुछ रिटर्न एविडेंसेस हमें मिलते हैं, चाहे कॉइन्स हैं उसमें कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। दैन कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। तो उसमें जो क्लियरली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद 1500 ईयर्स 1500 साल का जो टाइम पीरियड है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ वेद, जो वेद को कंपोज किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस एरा का, इस सेंचुरी का, इस कल्चर का। तो इसीलिए ऋग्वेद को उसमें कंपोज किया गया, जो अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ठीक है ना। इन वेद को इस टाइम पीरियड में कंपोज किया गया। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट वैदिक पीरियड या वैदिक कल्चर, ठीक है। तो वैदिक कल्चर या पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ही इंडस सिविलाइजेशन का एंड हो गया उसके बाद एक न्यू कल्चर जैसे ही इस्टेब्लिश हुआ, उसको टाइम लगा इस्टेब्लिश होने में। तो 6th सेंचुरी से BC, 6th सेंचुरी BC 600 साल BC से एक नया कल्चर जो स्टार्ट होता है तो वैदिक कल्चर। अब जो ऋग्वेद या दूसरे जो वेद है उसको कंपोज किया गया, उसके कंपोज़र कौन थे? तो उसके कंपोज़र जो भी इंडस रिवर थी जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का में जो साइट मिले हैं, मोस्टली साइट मिले हैं, तो उनके बैंक्स के ऊपर ही जो रेजिडेंट्स थे तो वहाँ पर जो लिविंग पॉपुलेशन थी तो वो पॉपुलेशन ने ही वेद लिखे। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल जो फैक्ट है कि जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज उसमें सतलुज है, ब्यास, झेलम, चुनाब, तो उस टाइप की जो सरस्वती, तो यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं तो इन ट्रिब्यूटरी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो पॉपुलेशन रह रही थी उन लोगों ने ही वेद को कंपोज किया। तो जिसके बारे में जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो फैक्ट है। अब इसके इन सेटलमेंट्स में कहाँ किस किस एरियाज में सेटलमेंट्स हुई, तो जो सेटलमेंट्स है स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किसको बोलते हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तो इनको कंबाइनली वी कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट है तो उसमें आता है जहाँ पर ऋग्वेद या वैदिक कल्चर ज़्यादा प्रेवलेंट था, तो उसमें आता है नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया आ गया, इसमें आ गया मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, करंट हमारे पास स्टेट है जो मध्य प्रदेश, इसमें आ गया पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो काफ़ी जो वाइड एरिया था इसका जो जहाँ पर वैदिक कल्चर या वैदिक एरा से लोग रिलेटेड पॉपुलेशन थी। अब इनके जो लोगों के काम भी काफ़ी हद तक चेंज हो, अगर हम इसको कंपेयर करें हड़प्पा सिविलाइजेशन से, हड़प्पन कल्चर से, तो उन लोगों से इनके जो मोड ऑफ वर्क्स थे वो काफ़ी चीज़ें वो चेंज हो चुकी थी। जैसे उन्होंने न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज़, जो उनकी डेड बॉडीज़ थी उनको न्यू मोड्स एक अलग तरीके से उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया। तो इसमें जो एक और चीज़ कुछ इंक्लूड किए गए, मेकिंग ऑफ एलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर,
तो इस एरा में क्या इंपॉर्टेंट क्या वो इस एरा में जो बड़े जो इम्पोर्टेंट स्टोन स्ट्रक्चर बनाए गए, मीन्स एक सिंगल स्टोन से एक पूरा टेम्पल बनाना, तो उस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टोन से डिज़ाइन किए गए। तो इस टेक्नोलॉजी या इस मेथड को नेम दिएगा मेगालिथ्स। तो इस टाइप का जो ट्रेंड या इस टाइप का जो कल्चर मर्ज हुआ, तो स्पेशली सेंट्रल एंड साउथ इंडिया दोनों में यहाँ पर टेम्पल्स इस टाइप के देखे जा सकते हैं इस मिलेनियम में। मिलेनियम मीन्स 1000 एरा, जब 1000 टाइम पीरियड, 1000 साल के टाइम पीरियड को मिलेनियम, जैसे 100 साल का टाइम पीरियड दैट उसको मतलब सेंचुरी, 10 ईयर्स का डिकेड, राइट। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी टाइम पीरियड को लेके, तो इसमें बहुत सारे जो केसेस मिलते हैं। तो जो रिच रेंज ऑफ पीपल थे, जो लोग अमीर लोग थे, तो उनके जो जब उनको अपनी डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं, उनको दफनाते हैं, तो उसके साथ वो आयरन टूल्स, लोहे के कुछ औजार और वेपन्स वगैरह वहाँ पर उसके साथ रखते हैं। सो ये उनकी रिचनेस को शो करता है कि वो लोग एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, अमीर लोग हैं। तो उस टाइप के कुछ एविडेंसेस भी इस एरिया में, इस कल्चर में मिले हैं। तो उसके बाद 6th सेंचुरी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो उसमें जो मोस्ट विजिबल चीज़ें हमें मिली कि 6th सेंचुरी में क्या क्या हुआ, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स। तो यहाँ पर वर्ल्ड के सॉरी नॉट वर्ल्ड, इंडिया के पहले जो राजा महाराजा थे, तो वो इस एरा में ट्रेस किए गए हैं। फर्स्ट एम्पायर या फर्स्ट किंग्स जो बनाए गए, तो वो इस टाइम पीरियड में बने। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गए, जिसके में एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पर कल्टीवेशन होती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पर न्यू टाउन्स जो मिले हैं, टाउन्स मीन अर्बन पॉपुलेशन भी थी। उसके बाद हिस्टोरियंस अटैम्प्ट करते हैं इसको किस बेसिस पे वो चीज़ों को कौन कौन से सोर्सेज हैं उनके पास। तो उनके पास जो रेंज ऑफ सोर्सेज हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो चीज़ें किसी हार्ड सरफेस पे, किसी स्टोन पे, किसी सिक्के पे या किसी बॉल पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, तो उन चीज़ों को, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। किसी हार्ड सरफेस पे चीज़ों को लिखवाना, एनग्रेव्ड करना, तो दैट वाज नोन एज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्राइब करवाना मीन्स किसी चीज़ पे हार्ड सरफेसेस पे, उसमें पॉटरी भी है, पॉटरी पे लिखवाना, वॉल्स पे लिखवाना, कोई बिल्डिंग बनी है उसकी वॉल पे लिखवा देना, ठीक है ना, स्टोन्स के ऊपर एनग्रेव करवा देना, तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। और जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी होती है, जो लोग इसको स्टडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं एपिग्राफी। सो दिस एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती है दैट इज नोन एज एपिग्राफी। तो उस टाइप की जो चीज़ें, जो हिस्टोरियंस हैं, तो उनके पास रेंज ऑफ सोर्सेज क्या है, इंस्क्रिप्शन है फर्स्टली, देन उनके पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट कौन से हैं, बुद्धिस्ट और जैन, महावीर जैन और महात्मा बुद्ध के जो उनके जो डिसाइपल थे, जो उन्होंने टेक्स्ट लिखे, उन्होंने इसके बारे में, इस सेंचुरी के जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस थे उनके बारे में काफ़ी कुछ जो एक्सप्लेन किया है। कॉइन्स हो गए, विजुअल मटेरियल हमारे पास है जो लाइक पॉटरी, जो कुछ और जो मटेरियल है, तो ये सब चीज़ें हमें इस चीज़ के बारे में क्लियर करती हैं। तो ये तो हो गया एक वो, ये तो मैंने आपको एक वाइड जो इसका आउटलाइन दे दी चैप्टर की, इसमें क्या क्या हमने डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसका प्रिंसिप एंड पियादासी है। तो यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स यूज़ किए हैं। प्रिंसिप मीन्स एक नेम ऑफ पर्सन है, पियादासी टाइटल, एक टाइटल है जो रेफर किया गया किंग को, एक किंग को बोला गया। तो उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्टली प्रिंसिप, हु वाज प्रिंसिप। सो जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप वो एक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉई थे। वो एक बेसिकली वो यूरोपियन था, जेम्स प्रिंसिप, और ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉई थे। और वो इंडिया में जो इंडिया का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मिंट था, तो जहाँ पर कॉइनेज वगैरह की जाती है, सिक्के बनाए जाते हैं, करेंसी बनाई जाती है, तो उस डिपार्टमेंट में काम करते थे एज ऑफिसर। 1830s में उन्होंने क्या किया, तो 1830s में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, जो उसकी मोमेंटस जो डेवलपमेंट हुई, तो क्या उन्होंने वो रिसर्च कर रहे थे कि स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो 6th सेंचुरी BC से इम्पोर्टेंट रिलेटेड करती थी। तो उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट जो स्क्रिप्ट थी, लैंग्वेजेस थी, ब्रह्मी एंड खरोष्टी, तो उसको डिसाइफर कर लिया। दो स्क्रिप्ट्स को
इनको जो उसमें यूज़ की जाती थी, इनको डिसाइफर करने में हेल्प मिली। कब? 1830s में। किसको? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है ना। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? 1830s में उन्हें दो इम्पॉर्टेंट जो इंडिया की स्क्रिप्ट थी, इसके ऊपर काम हो रहा था, जो पढ़ी नहीं जा सकती थी, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर किया। देन अब जब वो उन्होंने स्क्रिप्ट डिसाइफर कर ली, स्क्रिप्ट को पढ़ लिया, उसके जो लेटर्स थे जो उनको पढ़ना पूरी प्रॉपर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें बार बार एक जो वर्ड रिपीट हो रहा है, तो वो दैट वॉज पियादासी। पियादासी वर्ड था। पियादासी किसी पर्टिकुलर किंग के लिए यूज़ किया गया, जिसका मीनिंग लिटरली इसका मीनिंग होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड। प्लेजेंट टू बी होल्ड, तो उसका जो मीनिंग था पियादासी का। तो बहुत सारी, कोई सिंगल इंस्क्रिप्शन में ही बहुत सारी जो इंस्क्रिप्शन में, तो उनके लिए पियादासी वर्ड यूज़ किया गया। तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ड किंग अशोका के लिए यूज़ किया गया होगा, बिकॉज जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो महात्मा बुद्ध या उसके उनके डिसाइपल्स ने जो टेक्स्ट लिखे थे, जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉपुलर किंग था इस सेंचुरी का या सिरा का, सो दैट वाज अशोका। तो मोस्ट प्रोबेबली जो किंग अशोका ही होगा जिसके लिए टाइटल पियादासी यूज़ किया गया अगेन एंड अगेन। तो इस टाइप से जो कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई, जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर कर लिया 1830s में। तो उसके बाद हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि इंडिया की जो जो ये वाली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो उसका हम बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। जब हम पॉलिटिकल जो उसका आस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम जो हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ही होती है, बिकॉज उसमें हम किंग्स हैं, रॉयल फैमिलीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हमें चीज़ें जो हमारे पास सोर्सेज हैं, दैन उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या किस टाइप का है, उनकी मिलिट्री सिस्टम उनका किस टाइप का है, तो ये सब कंबाइंडली पॉलिटिकल हिस्ट्री ही है। तो यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स ने मिलकर हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की ट्राई की, ताकि किंग अशोका को बेसिस बना के इंडिया में लिनिएजेस बनाए जा सकें कि किंग अशोका के उसके बाद उसका कौन सा बेटा किंग बनाया गया, तो उसको एक जो उनके लिनिएजेस को ट्रेस करने की ट्राई की गई, जो मेजर डायनेस्टीज़ हैं इंडिया की। तो उसी की बेसिस पे इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, ईस्ट वेस्ट इंडिया, तो यहाँ पर जितनी भी डायनेस्टीज़ थी, तो उनके लिनिएजेस को ट्रेस करने की ट्राई की गई, एफर्ट्स किए गए। तो जो एफर्ट्स किए गए 1930s में आके 1910 20 30s में जो एफर्ट्स किए गए, क्लियर। तो उस टाइप से जो स्कॉलर्स ने अपना जो फोकस है, पहले वो डिस्कस कर रहे थे जो हिस्ट्री होती थी इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ही देखते थे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, किन लोगों के पास इकोनॉमिक सोर्सेज क्या है, कहाँ से वो एग्रीकल्चर करते हैं या पेस्टोरलिस्ट हैं, तो ये एक्टिविटीज़ देखते थे। बट अब उनके पास एक पर्टिकुलर उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया किस पे? पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। अब उनके पास किंग्स को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तो उस टाइप से जो जब पूरे जो स्कॉलर्स थे उनका फोकस है वो शिफ्ट हो चुका था पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। किस शिफ्ट कहाँ से हुआ? इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्रीज को लेके। सो हाँ जी, सेकेंड तो यहाँ पर लेट्स सी इंस्क्रिप्शंस। पहले मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि इंस्क्रिप्शंस क्या है। इंस्क्रिप्शंस एक हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ भी एनग्रेव करना, इंस्क्राइब करना, उसको लिखवा देना। स्टोन हो गया, मेटल्स हो गई, पॉटरी है। तो बेसिकली हम इसको किस पर्पज़ के लिए लिखे जाते हैं, मीन्स इसका क्या पर्पज़ होता है? तो कोई पर्टिकुलर इसको रिकॉर्ड रखने के लिए, कोई अचीवमेंट की है किसी ने, कोई बड़ी उनकी किंग की कोई अचीवमेंट दी, एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ ऑफ दोज हु कमीशनड देम, कि देखो कोई किंग कोई बैटल जीत के आया, तो उसके बाद वापस आया, उसने वहाँ पर किसी बिल्डिंग पे अपनी जो विक्ट्री है, जो बैटल जो जीती है उसकी जो विक्ट्री है उसके बारे में उसने इंस्क्राइब करवा दिया, लिखवा दिया, तो उसकी अचीवमेंट है। ठीक है ना। तो जो काम किया किसने किया, किस सेंचुरी में, किस साल में उसमें वो बैटल हुई, किस किंग के साथ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं जो इंस्क्रिप्शन होती हैं। नॉट फ्रॉम ऑल, यानी कि सब में प्रॉपर उनकी डेट दी हुई है, किंग के नेम्स दिए हैं, किसने किसको हराया, या यहाँ पर इसको किसने इनैगोरेट किया किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें प्रॉपर सभी में नहीं, बट कुछ जो इंस्क्रिप्शन हैं वो काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं।
तो जैसे किसी ने रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, कोई मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, तो उन्होंने डोनेशंस दिए, तो वो डोनेशंस वहाँ पर उनके किसने दिए हैं, मैन ने वीमेन किसने दिए हैं, किस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए हैं, तो वो भी वहाँ पर जो मेंशन होते किए जाते हैं इसमें इंस्क्रिप्शन में। तो अब इस इंस्क्रिप्शन के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एक तो हमारे पास वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, कुछ जो इंस्क्रिप्शन होती हैं वो डेट्स कैरी करती हैं, उससे हमें डेट्स का आइडिया मिल जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव है। थर्ड, जो कुछ डेट्स होती हैं उससे हमें जो डेट्स डिसाइड की जाती है वो पेलियोग्राफी के अकॉर्डिंग, मींस स्टोन एज के अकॉर्डिंग, कि किस एरा में किस टाइप के स्टोन यूज किए जाते थे, किस टाइप के स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या था, तो वो भी हमें पता चलता है। ठीक है ना, पेलियोग्राफी होता है वो भी पता, और उसका जो इस टाइप से। और उसके बाद जो इंस्क्रिप्शन हैं किस लैंग्वेज में मोस्टली हमें मिली हैं इस एरा की, तो इस जो स्टार्टिंग में हमें इंस्क्रिप्शन मिलती हैं अर्लीस्ट, वो प्राकृतिक लैंग्वेज में मिलती हैं। प्राकृतिक ऐसी लैंग्वेज है जिसको जो यूज़ की जाती थी बाय द ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग उसको यूज़ करते थे, बोलचाल की लैंग्वेज थी जिसमें लोग, मीन्स एक तो लैंग्वेज होती है ऑफिशियल वर्क्स के लिए, जैसे जिसको सिर्फ रिच क्लास यूज़ करती है कोई लैंग्वेज, बट ये लैंग्वेज थी जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी, जो ऑर्डिनरी पीपल आम लोगों की लैंग्वेज थी। तो यहीं पर कुछ और लैंग्वेजेस में हमें काफ़ी इंस्क्रिप्शन मिली हैं, बट सबसे ज़्यादा मिली है प्राकृतिक लैंग्वेज में। देन उसके बाद पाली, बुद्ध रिलीजन का जो टेक्स्ट ज़्यादा मिला है पाली लैंग्वेज में। तमिल, संस्कृत लैंग्वेज में भी काफ़ी मिली हैं। ठीक है, सो सेकेंड टॉपिक है, तो सेकेंड टॉपिक में अर्लीस्ट स्टेट। तो अर्लीस्ट स्टेट्स का मीनिंग क्या है कि जो स्टार्टिंग में इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले जो स्टेट बनाया गया कोई प्रॉपर, उससे पहले क्या थे, छोटे छोटे क्लैन्स होते थे, छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे, लोग कबीलों में रह रहे हैं। बाद में वो कबीले वेल स्टैब्लिश हो गए, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई, उन्होंने अपने आप को वेल सेटल्ड कर लिया, अपना एक प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया। तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ स्टेट। अब उस टाइम में उनके लिए स्टेट वर्ड तो यूज़ नहीं किया जाता, स्टेट वर्ड उस टाइम उन्होंने इन्वेंट या कह लीजिए उस टाइम यूज़ नहीं करते थे फॉर अ टेरिटरी। तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होते थे जनपद। तो 2.1 आप देख रहे होगे, इसमें लिखा था 16 महाजनपद। महा मीन ग्रेट, जन मीन पीपल, क्लैन या ट्राइब, कुछ कबीले के लोग, उसको हम बोलते हैं जन, पीपल लोग, जन। ठीक है ना, महा मीन ग्रेट, जन मीन पीपल, और एक ट्राइब के लोग जो कबीले के लोग हैं, जन। पद मीन उनके फुट, वहाँ जहाँ पर उन लोगों ने अपने पैर रखे, उन ट्राइब्स के जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने जहाँ पर वो पैर रखे, मीन्स जहाँ पर वो लोग सेटल हो गए, तो महाजनपद। जनपद का वर्ड लिटरली हो गया जन मीन्स पीपल, क्लैन और ट्राइब, और जो पद मीन्स फुट, जहाँ पर वो लोग, फुट मीन्स जहाँ पर पैर रखे वो सेटल हुए, वहाँ पर उन्होंने परमानेंट रहना शुरू कर दिया, तो जनपद हो गया। तो वो जनपद की जैसे ही विद इन ईयर्स, कुछ सालों में उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। पहले अगर वो 1000 पॉपुलेशन थी, तो विद इन अ फ्यू ईयर्स उनकी जो पॉपुलेशन है 5000 हो गई, 10,000 हो गई। तो उसके बाद उनको लिटरली उनके लिए वर्ड यूज़ करें महाजनपद। जो जनपद इन साइज या इन पॉपुलेशन बड़े हो गए, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया महाजनपद। क्लियर है, राइट। तो जो होगा महाजनपद की डेफिनेशन क्या है। अब महाजनपद को लेके इंडियन जो हिस्ट्री है, तो 6th सेंचुरी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 6th सेंचुरी है, 6th सेंचुरी BC, तो इसमें काफ़ी जो इसको बोलते हैं मेजर टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री में, अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। तो इसमें क्या क्या हुआ, तो उसके साथ इस एरा में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, एरा मीन्स 100 साल में जो 600 से लेके 500 तक BC तक, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, तो उसमें फर्स्टली तो अर्ली स्टेट्स इस्टेब्लिश हुए। इंडिया के पहले जो राजा महाराजाओं ने अपने स्टेट बनाए, उन्होंने चीफ बने, तो वो मीन्स जो जनपद थे, महाजनपद थे, तो जो अर्ली स्टेट थे, तो उस टाइम में 6th सेंचुरी से ही वो स्टार्ट हो गए थे बनने। उसके बाद सिटीज़ आ गए, यहाँ पर सिटीज़ अर्बन पॉपुलेशन बनी। ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, तो आयरन का फर्स्ट टाइम जो यूज़ है वो लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहा था, बिकॉज हड़प्पन पीपल थे, उनको वो आयरन से अननोन थे, आयरन का उनको यूज़ कहीं पर हमें एविडेंस से नहीं मिलते। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, जो हमारे सिक्के मिलते हैं, तो वो भी इस एरा में मिलते हैं। इससे पहले सील्स थी, एक अलग टाइप का जो मेथड ऑफ एक्सचेंज था, बट जो कॉइनेज है उसकी डेवलपमेंट हुई इस एरा में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो थॉट, डाइवर्स सिस्टम ऑफ थाट में जो विटनेस, जो एरिया का एरा का विटनेस है, तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो रिलीजन
फाउंड किए गए या इस्टेब्लिश किए गए। 2 फाउंडर इस एरा में हुए। 600 BC से लेके 500 BC तक महात्मा बुद्ध और महावीर जैन इसी इरा से, इसी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन एशिया के जो फाउंड किए वो था बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी इसी सेंचुरी में जो थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बहुत बड़ा चेंज था, टर्निंग पॉइंट था। तो नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट आती हैं तो ये सब चीज़ें इसमें जो मेजर टर्निंग पॉइंट हुए रिलीजन्स को लेके। पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई, मीन्स अर्ली स्टेट बने, सिटीज़ बनी, यूज़ ऑफ आयरन हो गया इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉइनेज की डेवलपमेंट हुई, और जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन को लेके। तो अब इसमें महाजनपद, तो महाजनपद जो हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो महात्मा बुद्ध या उसके उनके डिसाइपल्स ने लिखी हैं, उनके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद है। महाजनपद 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो उनमें से जो कुछ इनकी लिस्ट वेरी करती है अलग अलग, बट उनमें से कुछ जो मोस्ट कॉमनली जो सब टेक्स्ट में लिखे जाते हैं, जो सभी टेक्स्ट में कॉमनली मिलते हैं, वज्जी, मगध, कौशाल, कुरु, पंचाल, गंधार एंड अवंती। तो ये आपको कॉमनली सभी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलते हैं। ये इट मीन्स ये कन्फर्म है कि ये तो उस टाइम में एक एज अ महाजनपद उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था। तो अब इनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए गए थे। अब इनको महाजनपद जो बनाए गए थे, मीन्स जो टेरिटरीज थी, तो उनके यहाँ पर सिस्टम किस टाइप का इस्टेब्लिश किया गया। जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया इसमें महाजनपद में आता है, महाजनपद को रूल करते थे किंग, ठीक है ना, किंग रूल करते थे। सम नोन एज गन एंड संघ वर ओलिगार्कीज उनको बोलते हैं। तो कुछ जो महाजनपद है वो तो राजा महाराजा उसको रूल करते थे, और कुछ जो उनको बोलते थे गण और संघ वर ओलिगार्कीज वेयर पावर वॉज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैन। तो यहाँ पर 2 टाइप का सिस्टम मिलता है, एक तो सिंगल एक किंग रूल करता है, और दूसरा जो पॉलिटिकल सिस्टम मिला है तो उसमें क्या है, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल या नंबर ऑफ मैन, कुछ लोग मिलके रूल करते हैं, कुछ लोग मिलके जो गवर्नमेंट चलाते हैं। गवर्नमेंट बोलो जो उसको लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं, तो लॉज डिसाइड करने की किस टाइप से हमने अपना ट्राइब को चलाना है, अपने जो स्टेट को चलाना है। तो 2 टाइप, एक किंग रूल करता था और दूसरा वो था ओलिगार्कीज, उसको नेम दिया गया ओलिगार्की, राइट। तो जो इसमें नंबर ऑफ मैन या ग्रुप ऑफ पीपल जो चलाते थे ओलिगार्की में। और उसका भी जो किंग्स होते थे उनको भी करेक्टिवली राजा ही बोला जाता, राजा, ठीक है। उसमें बोथ महावीर एंड बुद्धा दोनों ही बिलोंग करते थे गण से, गण और संघ जो टर्म यूज़ करते थे हम राजा महाराजाओं के टेरिटरी के लिए। तो कुछ जो एग्जांपल्स हमें मिली हैं उसमें भज्जी को भी एज अ संघ टर्म किया गया है। उसको जो भज्जी जो महाजनपद था कि वो एक संघ था, संघ मीन्स जो उसमें कुछ लोग मिलके चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली, जहाँ का जो राजा था प्रोबेबली कि वो पूरे रिसोर्सेज वही कंट्रोल करता जो लैंड था, जो वाटर रिसोर्सेज थे। तो उस टाइप के अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ रिसोर्स जो लैक ऑफ सोर्सेज। जो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सोर्सेज, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो यहाँ पर लैक ऑफ सोर्सेज है, जिसकी वजह से हिस्ट्री को बिल्ड करने में या रिकन्स्ट्रक्ट करने में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हिस्टोरियन। तो इसलिए जाके हमें हमारे पास काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो नेक्स्ट महाजनपद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक जो महाजनपद की कैपिटल सिटी जो होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी, मीन जो कैपिटल सिटी या लाइक उसकी कैपिटल है जो महाजनपद की, वो चारों तरफ से उसको फोर्टिफाइड किया गया था, उसको वॉलिंग उसकी की जाती थी, किला बंद किया था कि कोई भी जो इन्वेडर है उसके ऊपर हमला ना कर सके, ठीक है ना। तो फोर्टिफाइड होती थी कैपिटल सिटी, जिसकी स्पेशल फीचर्स है महाजनपद की। उसके बाद जो उसकी मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज़ एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मी, तो उसकी जो आर्मीज भी वो मेंटेन करके रखते थे अपनी प्रॉपर फोर्टिफाइड जो सिटीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आर्मीज डिप्लॉय की जाती थी। ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, मीन्स उनके ऑफिसर्स वहाँ पर अपॉइंट किए होते थे। तो 6th सेंचुरी में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सो दैट वाज ब्राह्मण ने जो 6th सेंचुरी में ब्राह्मण ने क्या किया, उन्होंने
ब्राह्मण ने अपने जो कंपोज कर लिए संस्कृत टेक्स्ट, ब्राह्मण ने जो संस्कृत लैंग्वेज में जो टेक्स्ट राइट किए लिखे, तो उसको वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको टर्म किया गया एज अ धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो नॉर्म्स राजा महाराजाओं के लिए रखे गए थे, तो उसमें मेंशन किए गए थे कि जो रूलर्स होंगे उन्होंने कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं, सोसाइटी में जो लोग सोशल कैटेगरीज हैं वो कैसे नॉर्म्स फॉलो करेंगे, वो धर्मशास्त्र में लिखे गए थे। जैसे ब्राह्मण ने स्टडी करनी है, खुद वो लिटरेट होनी चाहिए, उनको वेद की स्टडी उनकी की होनी चाहिए और लोगों को वो वेद टीच करेंगे। तो ये एक ब्राह्मण के इम्पोर्टेंट, उनको सेक्रीफाइसेस के लिए जग करने, बलियाँ जो सेक्रीफाइसेस के लिए, वो ब्राह्मण का टास्क था। उसके बाद क्षत्रिय ने क्या करना था, उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने थे लोगों से और लोगों को प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम द इन्वेडर्स। ये टैक्स उन्होंने कलेक्ट करने थे फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ठीक है ना। देन जो थर्ड क्लास आ जाती है उसमें उसके बारे में मेंशन किया गया है। फोर्थ जो शूद्र उनके बारे में लिखा गया है। तो इस टाइप से जो अब महाजनपद में क्या क्या चीज़ें वैलिड मानी जाती थी, रिकॉग्नाइज्ड थी, रिकॉग्नाइज्ड क्या किया, तो वहाँ पर जो महाजनपद है, महाजनपद में नेबर स्टेट है जो उसके ऊपर अटैक करना, उसको इन्वेड करना सही माना जाता था कि अपने वेल्थ को, जो वेल्थ है उसको इनको एक्वायर करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, पैसा, तो वो दूसरे अपनी नेबर स्टेट के ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो देन जो उस टाइप से कुछ, तो उसके लिए वो लोग काफ़ी मिलिट्री पे डिपेंड थे, मिलिट्री को रिक्रूट करते थे। नेक्स्ट 2.2, तो 2.2 में फर्स्ट मंगस्ट द 16, जो 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद थे उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है मगध। अब मगध उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पावरफुल था, तो उसके भी पर्टिकुलर रीज़न थे क्यों मगध ही पावरफुल बना, ठीक है ना। तो बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरीज मगध बिकेम मोस्ट पावरफुल महाजनपद, मोस्ट पावरफुल महाजनपद बना मगध। मगध की लोकेशन क्या है, मगध यहाँ पर आपको जो इंडियन जो मैप है तो उसमें मगध की लोकेशन है ये मगध। तो करंट जो कौन सी स्टेट में लोकेट करता है, तो इस एरिया में जैसे यहाँ पर इंडिया की जो करंट स्टेट है तो दैट इज़ बिहार। तो बिहार का जो करंट लोकेशन है, तो वहाँ पर वैदिक कल्चर में मगध अम्पायर या मगध महाजनपद इस्टेब्लिश हुआ था। तो मोस्ट पावरफुल कैसे बना, उसके पीछे पर्टिकुलर, उसके डेवलपमेंट के पीछे पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ वेज जिससे बना। तो उसमें आता है मगध रीजन के पास एक एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन था। उसके पास एक ऐसा रीजन या एरिया था तो जो काफ़ी एग्रीकल्चरली काफ़ी प्रोडक्टिव था, तो वहाँ पर खेती बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। फर्स्ट इसका जो कॉज था जिसकी वजह से मगध पावरफुल बना। सेकंड, तो वहाँ पर आयरन माइंस थी, वहाँ पर आयरन माइंस थी, तो उनके पास आयरन एक्सेसिबल था, तो उससे वो उनके पास रिसोर्स फॉर टूल्स, खेती करने के लिए वो टूल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। बैटल्स के लिए टूल्स बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं। थर्ड, उनके पास जो इंपॉर्टेंट उनको एडवांटेज मिला दैट वाज एलिफेंट्स, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट एरिया में एलिफेंट्स पाए जाते थे। तो उस टाइम में जो आर्मी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता था दैट वाज एलिफेंट्स। एलिफेंट्स इसके पास ज़्यादा लार्ज नंबर में है तो मीन्स उसकी आर्मी पावरफुल है, तो जिसको थर्ड एडवांटेज मिला। फोर्थ उसको एडवांटेज मिला दैट वाज वाटर रिसोर्सेज, उसके पास वाटर रिसोर्सेज थे, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज उस एरिया से, उस रीजन से पास करती थी। उसके पास चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन था, तो इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट जो उसको एडवांटेजेस मिले, इसीलिए मगध पावरफुल बना। अब नेक्स्ट इसके बाद जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स थे तो उन्होंने मगध के बारे में काफ़ी कुछ लिखा कि उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी इंडिविजुअल जो उसकी पॉलिसी मेकर थे वो काफ़ी इफेक्टिव थे या काफ़ी टैलेंटेड थे। तो उन्होंने उसके एम्बिशियस किंग्स के बारे में लिखा, बिम्बिसार जैसे हो गया, अजातशत्रु है, महापद्मनंदा है, तो वो उनमें से बेस्ट नोन थे। उसके जो मिनिस्टर्स थे वो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल थे उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। अब जो मगध की कैपिटल सिटी थी राजगह, मगध की कैपिटल सिटी थी राजगह, जिसका प्राकृतिक नेम प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार। करंट हमारे पास जो बिहार में राजगीर सिटी है तो वो था, इसका ओल्ड नेम था इसका राजगह, जो मगध अम्पायर की कैपिटल थी महाजनपद की। अब इसका जो
जिसका मतलब क्या है राजगह का। राजगह, गह मीन्स हाउस, राज मीन्स किंग्स, हाउस ऑफ किंग्स। तो इसीलिए जो राजगह का फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी, इसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया गया था, किलाबंद किया गया था बॉलिंग करके। उसके बाद ये बिल्कुल हिली एरियाज़ में थी, लोकेट करती हिली एरियाज़ में, ठीक है ना। फोर्थ सेंचुरी में जो कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया, राजगाह से शिफ्ट करके इसको पाटलिपुत्र बनाया गया, जो प्रेजेंट डे जो हमारे पास पटना सिटी है, बिहार की कैपिटल है पटना, तो वो इसका ओल्ड नेम था पाटलिपुत्रा। तो यहाँ से पटना से कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग द गंगा, तो यहाँ से जो कम्युनिकेशन क्रिएट करना काफ़ी ईजी था। सो दिस इज़ द होल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट टू टॉपिक। फर्स्ट और दो हमने इसके टॉपिक कवर कर लिए सेकंड चैप्टर के, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में। सो स्टे ट्यून्ड, लॉग आउट।